इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज और हम लोग इस चैनल पर एक और हम लोग सेट प्रैक्टिस देखने वाले हैं व्याख्या के साथ। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए समय न गंवाते हुए बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 का व्याख्या सहित हल को देखते हैं। चलिए समय न गंवाते हुए स्टार्ट किया जाए। तो आज का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो मधुमेह दिवस जो है मनाया जाता है ये आपका 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। आगे इसका डिस्कशन की बात करें तो विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। इंसुलिन की खोजकर्ता फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्म दिवस को याद करने के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। खोजने के लिए जो है प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहे बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या जो है 243, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए डिस्कशन को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बिहार विधानसभा में सीटें की संख्या 243 है, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए 38 व अनुसूचित जाति के लिए 38 व अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 2 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा द्विसदनात्मक है। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, जिसमें से 63 निर्वाचित और 12 जो है मनोनीत होते हैं। वर्तमान में बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यानी 2022 जब एग्ज़ाम हुआ तब का है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ध्यान देंगे, सबरीमाला जो मंदिर है ये स्थित है केरल में। कहाँ? केरल में। ऑप्शन इसका सही जवाब का बी हो जाएगा। तो इसका डिस्कशन को देखें तो ध्यान दीजिएगा, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है या केरल में भगवान अयप्पा को समर्पित है। प्रसिद्ध मंदिर तीर्थ स्थल है। रजस्वला स्त्रियों के प्रवेश निषेध की वजह से यह मंदिर चर्चा में रहा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था दोस्तों? तो गांधी जी ने दांडी मार्च जो है आपका आरंभ किया था साबरमती आश्रम से। ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए गांधी जी से संबंधित कुछ और बातें देखते हैं। तो ध्यान देंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसके तहत महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के संग दांडी मार्च के लिए प्रारंभ किया था। 5 अप्रैल 1930 को 240 किमी दूरी तय कर गांधी जी तय करके अरब सागर के तट पर दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर आधारित है दोस्तों? तो गांधी सागर बांध जो है ये ध्यान में रखेंगे चंबल नदी पर का है गांधी सागर बांध आधारित है। तो इसका डिस्कशन देखें तो ध्यान दीजिएगा, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये 62.17 मीटर ऊंची तथा 514 मीटर लंबा है, इसको ध्यान में रखेंगे। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ये कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है आपका कितना होती है? तो 20 होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है 20 होती है। कैल्शियम इंगित करते हैं, Ca से इंगित करते हैं, इसका परमाणु भार कितना होता है? 40 होता है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो नीति आयोग के उस समय के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे 2022 में? तो डॉक्टर ये सुमन बेरी थे, इसको बात को ध्यान में रखेंगे। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सुमन बेरी थे। मई 2022 में इन्होंने राजीव कुमार के स्थान पर ग्रहण किया था। नीति आयोग की स्थापना आयोजना आयोग के स्थान पर 2015 में हुई थी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये आपका मेन मुद्दा है कि नीति आयोग जो है ये आया आपका योजना आयोग के स्थान पर। अब ये ध्यान देंगे बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का मुख्य घटक दोस्तों ये मीथेन है। मीथेन है, क्या है? मीथेन है, CH4 है।
अब इसमें डिस्कशन को देख लें तो कह रहा है बायोगैस का नवीकरणीय ईंधन है जो कार्बनिक पदार्थों जैसे खाद्य स्क्रैप और पशु अवशिष्टों से उत्पन्न होता है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, साथ ही कुछ मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसमें उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था जस्टिन उदय उमेश ललित थे, ठीक है। भारत, अब इसमें देखें भारत के 49वें न्यायाधीश जो है जस्टिन यू ललित थे। इनका कार्यकाल 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक था। इस बात को इतना ही दी, इसको देखने को उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, आपको दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब इसको डिस्कशन में देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को, इंटरनेशनल डे ऑफ ऑनर्स चाइल्ड जो है ये मनाया जाता है 25 मार्च को, और राष्ट्रीय ब्रांड दिवस मनाया जाता है 27 नवंबर को, ठीक है। रूस में ड्यूमा क्या है? तो रूस में ड्यूमा जो है ये क्या है दोस्तों? तो ये एक संसद है। रूस में ड्यूमा ये क्या है? संसद है। ध्यान देंगे डिस्कशन को। ड्यूमा रूस की संसद के समान है। यह एक विधायी प्राधिकरण है। इनमें 450 सदस्य होते थे। 1905 ईस्वी में जार निकोलस सेकेंड ने द्वारा ड्यूमा सर्वप्रथम का गठन किया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, तो विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है मानसीराम में होती है, मासिनराम में होती है। कहाँ दोस्तों? मासिनराम में होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहा है विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा जो है मौसिनराम, मेघालय के मौसिनराम में होती है। मौसिनराम में 1221 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चेरापूंजी मेघालय में जो है 1012 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई कौना संशोधन के तहत? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। 61वां संशोधन के तहत मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु कर दी गई 18 वर्ष। तो अगले चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका, इसको डिस्कशन को देख लेते हैं दोस्तों। तो ये में ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के तहत तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। इसके तहत अनुच्छेद 326 में संशोधित किया गया है। ध्यान देंगे। कर सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? तो ये ध्यान देंगे दोस्तों, ये रिचर्ड एटनोरो ने किया। ध्यान देंगे। अब इसका डिस्कशन को देखते हैं। 1982 में निर्मित गांधी फिल्म महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो ने इसका मुख्य किरदार किसले ने निभाया था। इसके स्क्रीन प्ले लेखक जॉन ब्रिलेह थे। इसे भारत का कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1982 को रिलीज किया गया था। इस फिल्म में 8 अकादमी अवार्ड जीते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है ईश्वर की सही पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द जो है दोस्तों ये आपका नियंता, सृजनहार, ये ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है। तो ईश्वर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन है दोस्तों? तो ईश्वर है, परमेश्वर है, जगदीश है, नियंता है, सृजनहार है, दीनानाथ है इत्यादि ईश्वर का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। कह रहे सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो ये सोनालिका जो है ये गेहूं के उच्च उत्पादन वाली किस्में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो सुदीरमन कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। सुदीरमन कप, इसमें देखेंगे थोड़ा डिस्कशन भी देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है। सुदीरमन कप जो है थॉमस कप, उबेर कप, सैयद मोदी टूर्नामेंट बैडमिंटन से संबंधित है। ये सारे जो है किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। आगे देखेंगे क्रिकेट से काफ़ी संबंधित है। चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, IPL ये सब क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी इसे हॉकी से संबंधित है।
ला लीगा, यूरो कप, कोपा कप, फीफा वर्ल्ड कप, ये सब संबंधित है फुटबॉल से। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि पताल शब्द का विलोम क्या है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, तो पताल शब्द का विलोम आपका कौन हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। चलिए इसके डिस्कशन को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, डिस्कशन में शब्द इधर विलोम दिया है। तो पताल का आपका हो गया कौन, आकाश हो गया। धीर का अधीर हो गया। विकास का पतन हो गया। अनिल का निर्वात हो गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। तो जड़त्व के नियम को और क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये गति का पहला नियम कहा जाता है जड़त्व के नियम। जड़त्व के नियम से गति का पहले नियम की परिभाषा, गति के पहले नियम से जड़त्व का नियम का परिभाषा मिलता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर ध्यान दें डिस्कशन पर, तो जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि गतिमान है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। इसे गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। ठीक है, इतना बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, ये असम राज्य में स्थित है। किस में है, असम राज्य में स्थित है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसके डिस्कशन को थोड़ा समझ लेते हैं। मानस टाइगर रिजर्व जो असम में स्थित है, इसकी स्थापना जो 1990 में हुई थी। यह अभ्यारण्य यूनेस्को धरोहर विश्व विरासत धरोहर स्थलों की सूची में क्या कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है। तो विश्व उस समय जो है, जब पूछा गया क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 का थीम, तो ये थीम था कौन, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यही थीम था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था, प्रयोग के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो भूगोल शब्द का इरेटोस्थेनीज के द्वारा भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इरेटोस्थेनीज ने किया था। यूनान के गणितज्ञ, खगोलविद और भूगोलविद थे। ये कौन है, इरेटोस्थेनीज। इन्होंने भूगोल के प्रयोग के जानने वाली शब्दावलियों का आविष्कार भी किया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टकरण है वह है, तो वह काफ़ी है, कौन है दोस्तों, तो वह है कौन, लीची है। कौन है, लीची। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बिहार में भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन भारत का सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। 33 से 35 हज़ार हेक्टेयर लीची के बाग, जो भारत के कुल उत्पादन का 40% बिहार में सर्वाधिक लीची मुजफ्फरपुर में मिलती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बिहार में लीची सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो मुजफ्फरपुर में मिलता है। आगे क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 की क्रांति के समय दोस्तों ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग क्या था, गवर्नर जनरल उस समय के था, कैनिनवा था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ध्यान देंगे, और 1857 की क्रांति के समय भारत ब्रिटिश गवर्नर जनरल कैनिंग थे। इनका कार्यकाल 1856 से 1860 तक था। ये भारत के प्रथम वायसराय भी थे। ज्ञातव्य है कि यह 1858 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत से कंपनी के शासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था तथा गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी शीत पुरस्कार का नवीनतम विजेता कौन है। तो गांधी शीत पुरस्कार का शांति पुरस्कार का गांधी शांति पुरस्कार का नवीनतम विजेता कौन है दोस्तों, तो ये बांग्लादेश है। कौन है दोस्तों, बांग्लादेश है। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा समूहों, संस्थानों व व्यक्तियों अहिंसावादी और गांधीवादी सिद्धांतों के जरिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन और विकास दिशा में किए गए योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2020 में नवीनतम गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश को मिला था। प्रधानमंत्री किसको, शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कार्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है दोस्तों। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसमें निर्मित होता है, तो ये निर्मित होता है मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा ये निर्मित होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर डिस्कशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क सिर के अंदर कपाल में स्थित होता है तथा मेरुरज्जु रीढ़ के हड्डी से होकर गुजरता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु दोनों जटिल प्रकार की प्रक्रियाओं में सम्मिलित होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। काल बैसाखी चलती है, तो काल बैसाखी चलती है क्या है, तो ये दोस्तों कहाँ चलती है, तो ये बंगाल में चलती है काल बैसाखी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहा है गर्मी के दिनों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है जो गरज के साथ वर्षा करने का जिम्मेदार होती है। इन हवाओं की पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इन हवाओं से होने वाली वर्षा चरा ब्लॉसम अथवा कॉफ़ी वर्षा, केरल में आम का फसल को लाभ पहुंचाने के लिए भी कारण आम्र वर्षा कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें दोस्तों। कह रहा है कि INS विराट है, तो INS विराट क्या है दोस्तों, तो INS विराट एगो क्या है, विमान वाहक पोत है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, विमान वाहक पोत है। तो विराट एक विमान वाहक पोत है जो 2017 में सेवा मुक्त किया गया। INS विराट सर्वाधिक समय सेवारत रहने वाला युद्ध पोत है। इस बात को ध्यान में रखें। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था दोस्तों, तो स्वराज पार्टी का गठन जो है ये कहते चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अगला इसमें अगर डिस्कशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। डिस्कशन में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के बाद में विधान परिषद में भाग लेने के प्रश्न पर विवादोपरांत मार्च 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था परिषद में प्रवेश कर असहयोग कार्यक्रम को अपनाना था। विधान परिषद में प्रवेश कर समर्थन करने वालों को परिवर्तनवादी कहा गया। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 30 नंबर ध्यान देंगे। कह रहा है किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है, तो ये जो है उस समय का करंट अफेयर है। ध्यान देंगे, भारतीय रेलवे होगा उस समय के करंट अफेयर के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है, तो शीत ऋतु में उगाने वाली फसल को हम लोग रबी फसल कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए कुछ फसलों के बारे में भी देख लेते हैं डिस्कशन, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है फसल जो 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद फसल होती है। रबी फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है एवं मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि रबी फसल जो है नवंबर दिसंबर में बो दिया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूँ, सरसों, चना इत्यादि। खरीफ जो है जुलाई अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा दोस्तों। तो इसकी उदाहरण के लिए देखा जाए तो धान है, बाजरा है, मूंगफली है। कह रहे जायद फसल जो है अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में क्या कर ली जाती है, काट ली जाती है। इसका उदाहरण के लिए देखें तो खीरा है, तो तोरई है, खरबूजा है, तरबूजा आदि जायद फसलें का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। तो कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, तो सोलर सिस्टम को बनाने के लिए सोलर सेल को तो आपका सिलिकॉन मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में ऐसे उपकरण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, उपकरण होते हैं जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। उन्हें फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी जाना जाता है, फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी जाना जाता है। सौर सेलों को सिलिकॉन से बनाया हुआ होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है गांधी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें शिक्षा का ध्येय होना चाहिए चरित्र निर्माण होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिए। कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य ईश्वर से साक्षात्कार करना है। सत्य की खोज एवं आत्मा का ज्ञान अवश्य है, जिसमें बच्चों में नैतिक गुण का प्रादुर्भाव कर चारित्रिक विकास किया जा सके। इस बात को ध्यान रखिए। कह रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के बच्चों ये 3 परमाणु होते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं ओजोन का एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं दोस्तों, तो 3 परमाणु होते हैं। ओजोन को O3 कैसे निरूपित किया जाता है। अधिकांश ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को जीवन से क्या करती है, रक्षा करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ है दोस्तों, तो दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ है, तो भारत में है। ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसको थोड़ा डिस्कशन कर। विश्व की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला
भारत में स्थित है, इस बात को ध्यान में रखिए। कह रहे वेधशाला लद्दाख में हेनले नामक स्थान पर 15,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। भारत की सबसे दूरबीन उदयपुर की वेधशाला में स्थापित किया गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहे हैं लोकसभा को भंग कर सकता है, तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। अगर डिस्कशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं लोकसभा भारतीय संसद का अस्थायी सदन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है। इसके बाद जो है आम चुनाव होते हैं। विघटन के बाद सभी क्या हो जाते हैं? लंबित बिल जो लोकसभा के समक्ष होते हैं समाप्त हो जाते हैं, किंतु जो बिल राज्यसभा में लाए गए होते हैं वे विलंबित हो जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए इसको डिस्कशन को देख ले। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है कह रहे हैं किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसों के तापमान को गर्म करने में मदद मिलती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहे हैं कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर जो है ये है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यानी टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो इसमें कहता है टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ऑक्जेलिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कई पौधों में पाया जाता है। इसमें पत्तेदार साग, सब्जियां, फल, बादाम आदि में शामिल ऑक्जेलिक अम्ल रासायनिक सूत्र होता है COOH2 होता है, COOH2 होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहा है किस कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी कोशिकागिरी कहा जाता है, ऊर्जागिरी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागिरी कहा जाता है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है थोड़ा इसके डिस्कशन को देख लें माइटोकॉन्ड्रिया वाला के। तो इसमें देखें माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागिरी कहा जाता है या कोशिका श्वसन स्थल है। इसमें ऊर्जा मुक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो अल्टमैन ने किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? तो बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक की लिखाई कौन किया है? तो बिल गेट्स ने किया है। कौन किया है दोस्तों? बिल गेट्स ने किया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो ये कौन दर्शाते हैं दोस्तों? तो ये आपका अमरबेल या ये कस्कुटा जो है ये दर्शाता है परजीवी का गुण। जब कोई जीव दूसरे जीव पर अपना भोजन प्राप्त करता है तो इस कला को परजीवी पोषण कहते हैं, इस बात को। अमरबेल कस्कुटा परजीवी पोषण है युक्ति का एक उदाहरण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन, सड़क पर कोई खड़ा है, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। तो ये कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई खड़ा है तो कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है। पूर्व योजना आयोग को अब कहते हैं दोस्तों तो नीति आयोग कहते हैं। यानी पूर्व योजना आयोग के जगह पर कौन बन गया था? तो नीति आयोग के निर्माण को। योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 में हुआ था। इसका कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया। प्रधानमंत्री का इसका पदेन अध्यक्ष होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो भारतीय संविधान का जो है भाग 3 जो है ये भी दोस्तों मूल अधिकारों के बारे में है। तो चलिए इसके डिस्कशन को थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच नागरिकों को मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो मूल अधिकारों का वर्णन जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच नागरिकों को मूल अधिकारों का वर्णन किया गया भाग 3 में रखा गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कौन सी युक्ति विभक्त वलय को दिक् परिवर्तन कार्य करता है? तो ये कौन सी युक्ति होती है? तो दोस्तों तो ये होगा आपका कौन? विद्युत मोटर को ध्यान में रखेंगे। और डिस्कशन को देख लेकर विद्युत मोटर विभक्त वलय दिक् दिशा परिवर्तन का कार्य करता है। यह परिपथ जो है विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित करने में सहायता देता है। विद्युत धारा उत्क्रमित होने पर दोनों भुजाओं पर आरोपित बल दिशाएं उत्क्रमित हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिए। कह रहे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे है?
तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब नदी पे कैस पर है दोस्तों, चिनाब नदी पे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में है, यह चिनाब नदी पर निर्मित है। इसे चिनाब ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी के जल स्तर से 559 मीटर ऊंची पर तथा 1315 मीटर लंबा ये पुल बनाया गया है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में चलें तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है दोस्तों? सोनपुर बिहार में है। खैर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में आयोजित होता है। सोनपुर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा गंगा नदी के तट तथा गंडक के संगम पर नवंबर-दिसंबर में आयोजित किया जाता है। इसे हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी क्या कहते हैं, जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द है। तो सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा दोस्तों, ये कौन? बदसूरत हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहे हैं कि नए डॉक्यूमेंट को खेलने का शॉर्टकट है। तो नए डॉक्यूमेंट को खेलने का शॉर्टकट क्या है दोस्तों? खोलने का शॉर्टकट तो ये आपका Ctrl+N है। क्या है? Ctrl+N है, ध्यान देंगे। कह रहे हैं पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबों की कम करने में सफलता प्राप्त किया वह दर है। तो इसमें वह दर होगा दोस्तों कौन? ये ध्यान रखें, ऊंची कृषिगत समृद्धि। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रदरफोर्ड प्रकीर्णन के प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो रदरफोर्ड प्रकीर्णन में अल्फा कणों का स्रोत जो था दोस्तों, ये हीलियम नाभिक था। क्या था? हीलियम नाभिक। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं। तो मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कर्णपलव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्णपलव या कर्णपलव के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा है। तो टॉल्स्टॉय ने अपने समाधि के विषय में जो है कहा है, क्या चीज़ कहा है दोस्तों? कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति की समाधि होती है, ये टॉल्स्टॉय ने कहा है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो कोलंबस ने जो है ये पालोस बंदरगाह से अपनी यात्रा प्रारंभ किया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस एक खोजी नाविक था। कोलंबस जो है 3 अगस्त 1492 ईस्वी को स्पेन से पोलास बंदरगाह से अपनी यात्रा प्रारंभ किया था। भारत की खोज के लिए थी, परंतु 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में वो अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका की खोज निकला। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और है कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल सेवाओं को? तो SMTP जो है ये प्रोटोकॉल जो ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहे गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है ये संचालित किया, दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके डिस्कशन जो है इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। कह रहे हैं गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह चंपारण में 1917 में नील किसानों के लिए 3 कठिया पद्धति के खिलाफ किया था। यूरोपीय बागान मालिकों ने भारतीय किसानों से 3/20 भाग पर नील कृषि कराने को बाध्य किया था। इसी के विरोध में ये 1917 में आंदोलन हुआ था। कह रहा है एक व्यास सम्मित पुष्प का उदाहरण है। एक व्यास सम्मित पुष्प का उदाहरण जो है कौन है दोस्तों? तो ये मटर है। कौन है? मटर। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। कह रहा है सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। तो ये कौन है दोस्तों? तो ये है कौन? सिफिलिस ऐसी है जो लैंगिक संपर्क से होता है। कह रहा है सिफिलिस यौन संचरित संक्रमण है। यह पैलिडम नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इसका त्वचा पर छाले पड़ जाते, इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहे कौन सी समिति चुनावों सुधारों से संबंधित नहीं है? तो समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों? तो इसमें ध्यान रखेंगे, आपका जवाब होगा कौन? थुंगन समिति जो है नहीं है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें डिस्कशन तारकुंडे समिति 1974-75 में, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है 1998 में गठित हुई थी। इनका संबंध चुनाव सुधारने से था, जबकि थुंगन समिति का गठन 1988 में पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में किया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कायिक प्रवर्धन का लाभ है किस प्रकार उत्पन्न सभी पौधों में होता है। तो कायिक प्रवर्धन से लाभ जो है अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ये उत्पन्न लाभ प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है डिस्कशन अगर देख लें इसमें, तो कह रहा है किसी पौधों के वर्ती भागों में जड़ या तना पत्ती द्वारा नया पौधों का होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अलैंगिक जनन की एक रूप से पौधों के केवल वर्धी भाग हिस्सों से ही लेते हैं। इस विधि में उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से पौधों के समान ही होते हैं, जैसे गाना, गुलाब आदि, अंगूर, ये सब कायिक विधि द्वारा उगाए गए पौधे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, सदस्य नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कौन सदस्य नहीं, तो रूस क्वाड का सदस्य नहीं है। पंडित चंद्रनाथ मिश्रा अमर से संबंधित है। तो कौन संबंधित है, जो साहित्य है, पंडित चंद्रनाथ मिश्रा जो अमर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल में साधारणतः होती है। तो वनस्पति तेल में जो है साधारणतः क्या होता है दोस्तों, तो छोटी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है वनस्पति तेल में। कह रहे साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है। तो साइनोबैक्टीरिया मोनेरा समूह के क्या है, उदाहरण। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुष्पित पादप कौन सा भाग द्विगुणित होता है, नहीं है, द्विगुणित नहीं है। तो ये कौन नहीं है दोस्तों, तो ये जुग्मनज नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर इसको डिस्कशन की बात करें तो पुष्पी पादप में जुग्मनज भाग द्विगुणित नहीं होता है। युग्मनज से तात्पर्य है दो प्रकार के जुग्म का निर्माण प्रक्रिया नर और मादा से होना, ये द्विगुणित नहीं होता है, द्विगुणित नहीं होता है। इसको बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पर भारतीय संविधान के उद्देशिका 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था दोस्तों, तो इसमें सही आपका जवाब होगा, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं जोड़ा, गणराज्य शब्द को नहीं जोड़ा गया था। चलिए इसके डिस्कशन को देख लेते, क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भारतीय संविधान 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, ये बात ध्यान रखेंगे कि 42वां संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। संविधान में प्रस्तावना समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया, जबकि गणराज्य शब्द पूर्व से ही था, इसको जोड़ा नहीं गया, पहले से ही था। ये बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगर डिस्कशन को देखें तो ध्यान दीजिएगा, जीवाणु जनित रोग कौन कौन है, हैजा है, क्षय है, तपेदिक है, निमोनिया, एंथ्रेक्स है इत्यादि। विषाणु जनित रोग HIV और इन्फ्लुएंजा, पोलियो विषाणु जनित रोग है दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कर स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो ये शौच से मुक्त होने वाला प्रथम राज्य कौन था दोस्तों, ये तो सिक्किम था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है। तो शाख का औपचारिक स्रोत कौन सा है दोस्तों, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, सहकारी समिति शाख का औपचारिक स्रोत है, ठीक है। कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम परिकीर्णित होता है। तो कोहरा से न्यूनतम परिकीर्णित होता है लाल, ये वर्ण जो है न्यूनतम परिकीर्णित होता है। अब ये ध्यान रखिएगा, डिस्कशन को थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों की अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तथा इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। लाल रंग में प्रकाश के सभी दृश्य भागों में सबसे उच्च तरंग दैर्घ्य होता है, इसलिए कोहरे में कम प्रकीर्णित होता है और बहुत दूरी तक का होता है, दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण के उपयोग से किसी तरल पदार्थ की विशिष्ट घनत्व मापा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हाइड्रोमीटर के उपयोग से ये किसी तरल पदार्थ के घनत्व को मापा जाता है। तो थोड़ा डिस्कशन देख लें। फोनोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता को माप करता है।
हाइड्रोमीटर जो है तरल पदार्थों के विशिष्ट घनत्व को मापता है। एम्पियर जो है विद्युत धारा मापता है। साइक्लोमीटर जो है ये वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहा है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि दोस्तों आपका परमाणु भार का होता है असमान होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका है करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसे विजडन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है। तो ये बताया गया, किसको बताया गया है दोस्तों? तो विराट कोहली को बताया गया। ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है। तो चलिए इससे संबंधित बातों को हम लोग फिर देख लेते हैं। कह रहे भारतीय क्रिकेट विराट कोहली क्रिकेट जगत की पत्रिका विजडन का एक क्रिकेटर ऑफ द डिकेड 2010 से 2020 को चुना गया। विराट से पूर्व श्रीलंका के मुथैया वीरंधरन को अवार्ड के लिए चुना गया था। भारत के तरफ से सचिन तेंदुलकर और कपिल देव के बाद चुने जाने वाले विराट कोहली तीसरे भारतीय हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये मैथ है, तो मैथ को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे और किसी एक वीडियो में मैथ को टोटल को हम लोग बात करेंगे। चलते हैं अगले पेज पे, ध्यान दीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें प्रीपोजिशन की सही प्रयोग करना है तो इसमें होगा, कह रहा है कि ही हैज़ बीन वेटिंग हियर कब तक? तो 6 o'clock। यहाँ पे ये फिक्स टाइम है तो क्या लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए कर चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड द ऑप्शन गिवन बिलो। नीचे दिया गया उसमें से क्या करें, ये अपोजिट वर्ड का करना है, चुनाव करना है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कौन है? स्ट्रॉन्ग का होता है मजबूत, तो इसका हो जाएगा क्या चीज़ दोस्तों? तो इसका हो जाएगा सिनोनिम चुनना है, तो सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, स्टडी हो जाएगा, शक्तिशाली। ठीक है, इसको डिस्कशन में देख लीजिए। कह रहा है पनी माने बहुत छोटा होता है, स्मॉल माने छोटा होता है, स्टेट माने सीधा होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहा है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब यहाँ से एक्टिव वॉइस को चुनाव करना है, पैसिव दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कह रहा है कि द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, यानी अब यहाँ से जो है अब यहाँ से हो जाएगा सिंपल, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन जो है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये मी जो है आई बन जाएगा और ये वाज वर लगा रहेगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, V2 में बदल जाएगा, तो आई टुक द डिसीजन आपका हो जाएगा करेक्ट पैसिव, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए कैन सही जवाब हो जाएगा। सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट, यानी एबिलिटी को दिखाने के लिए दोस्तों तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। अब यहाँ से जो है नरेशन से क्वेश्चन आपको आता है, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा कौन, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इनमें ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अरे सी सेज दैट सी इज़ गोइंग टू स्कूल, आपका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के विलयम में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बना देता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है इसको डिस्कशन को थोड़ा देख लीजिए। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहे के विलयन में मिलाया जाता है तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाती है। इस अभिक्रिया में लोहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बना देता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 1932 में पूना पैक्ट 1932 में पूना पैक्ट से संबंधित है। तो 1932 जो है पूना पैक्ट दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से
पूना पैक्ट से संबंधित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, इसका डिस्कशन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्याख्या की, जिससे सांप्रदायिक पंचायत कहा गया। गांधी जी दलितों के अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था से नाराज थे, क्योंकि वह यह दलितों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश थी। अतः उन्होंने पुणे में एरवादा जेल में अनशन प्रारंभ किया। अंततः 24 सितंबर 1932 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो है मदन मोहन मालवीय के प्रयास से एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके मध्य जो हिंदुओं और दलितों का प्रतिनिधित्व संयुक्त ही रहा, किंतु प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों की सीटें 71 से बढ़कर 147 कर दी गई। इससे अंग्रेजों का सांप्रदायिक पंचायत का उद्देश्य धराशायी हो गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कह रहा है किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी? तो साक्षरता दर जो है सबसे कम थी कहाँ? बिहार में। ये बात को ध्यान रखिएगा, बिहार अभी भी सबसे क्या है, पिछले पावधान पे है शिक्षा के मामले में। अरे 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? बिहार है। कुल साक्षरता दर 61.8 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 74.04 है। भारत की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है दोस्तों? तो केरल है, इस बात को भी ध्यान रखें। कोलाइडी कोणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण परिघटना कहलाती है। तो ये प्रकार के परिकिरण घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र है, कहाँ किसका है दोस्तों? तो ये झारखंड जो है, झारखंड राज्य में स्थित है। कोडरमा वो अभ्रक उत्पादन केंद्र कहाँ है? झारखंड राज्य में है। इसके डिस्कशन को देखें तो ध्यान दीजिएगा, कोडरमा झारखंड में स्थित यह प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज संपदा समृद्ध है। यह विश्व अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में भारत में माइका कैपिटल भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कोयला संसाधन का उदाहरण है दोस्तों, तो ये अनवीकरणीय क्या है? और ये है कौन? अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोयला प्राकृतिक अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, इसे बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। और जय हिंद, जय भारत।